अमेरिका लोकतंत्र के नाम पर द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद की दुनिया में इतने व्यापक पैमाने पे अमेरिका के द्वारा लोकतंत्र के नाम पर रिजीम चेंज की कोशिश के तहत जो अलग अलग देशों में जो एफर्ट किए गए हैं, सैनिक कार्रवाई की गई है, लाखों लोग मर चुके हैं उसमें, लेकिन कोई भी दुनिया का देश सामने नहीं आ रहा है। संयुक्त राष्ट्र संघ कभी उस तरह प्रभावी नहीं रही। शीत युद्ध जो जिसे हम कोल्ड वार कहते हैं, सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद 1947 से माना जाता है कि दुनिया एक कोल्ड वार के एज में गई, जो 1989 तक रूस के मतलब यूएसएसआर के डिजॉल्व होने तक चलता रहा। इस 1947 से 1989 के बीच में 72 टाइम्स दूसरे देशों में सरकारों को बदलने का प्रयास, सैनिक कार्रवाई अमेरिका के द्वारा लोकतंत्र के नाम पे या कहिए कि अपने हितों की रक्षा के लिए की गई, जिसमें सबसे प्रसिद्ध शीत युद्ध में हम जानते हैं वियतनाम युद्ध है जो 1963 के आसपास हुआ। भारी हार का अमेरिका को सामना करना पड़ा। 58,000 से अधिक अमेरिकन सोल्जर्स मारे गए थे उस युद्ध में। 3 लाख से अधिक अमेरिकन सैनिक घायल हुए थे, पार्शली या फुल्ली, और 20 लाख वियतनामी लोग मारे गए। फिर भी अमेरिका को इतनी बड़ी कीमत चुकाने के बाद कि 3 लाख से अधिक सैनिक घायल, 58,000 से अधिक सैनिक आपके मारे गए, फिर भी आप लोकतंत्र को वियतनाम में स्थापित करने में या अपने हितों की रक्षा में असफल रहे और पूरी तरह फेल अभियान था। अमेरिका को वहां से निकलना पड़ा। दूसरा फिर देखिए शीत युद्ध काल में इंडोनेशिया 1958, राष्ट्रपति वहां के सुकोर्नो को हटाने के लिए जो इंडोनेशिया में विद्रोही थे उन्हें सैन्य सहायता से लेकर हवाई समर्थन दिया अमेरिका ने। परिणाम लेकिन क्या रहा? विद्रोह विफल रहा। क्यूबा 1961, बे ऑफ पिग्स आक्रमण, जिसका ऑब्जेक्टिव था फिदेल कास्त्रो की सरकार को गिराने के लिए एक बहुत बड़े सैन्य अभियान की योजना बनाई गई, पूरी तरह विफल रहा। तो आप देखिए कि शीत युद्ध काल में अमेरिका ने लोकतंत्र की स्थापना के नाम पे जहां भी कोशिश किया, अधिकतर अभियान उसके फेल रहे। और शीत युद्ध की समाप्ति के बाद की दुनिया, जब माना जा रहा है कि अब दुनिया आज यूनिपोलर वर्ल्ड हो गया है, एकमात्र विश्व शक्ति अमेरिका है, फिर भी लोकतंत्र की स्थापना के नाम पे या आज भी अमेरिका को ये लगता रहता है कि उसके हितों की रक्षा के लिए उस सैनिक एक्शन, मिलिट्री एक्शन, अलग अलग देशों में सरकारों को बदलने, अपने फेवर में सरकार बनाने की कोशिश के लिए जो मिलिट्री ऑप्शंस का तरीका है वो आज भी अमेरिका उसके बाहर नहीं निकल पाया है। अब देखिए कि शीत युद्ध के ठीक समाप्ति के बाद इराक का अभियान, ठीक है कि उस समय इराक ने कुवैत पर कब्जा कर लिया था, गल्फ वार 1990 में कुवैत को आज़ाद कराया, लेकिन अमेरिका वहीं नहीं रुका। वो अभियान वहां से शुरू होकर 2003 में ऑपरेशन इराकी फ्रीडम के साथ खत्म हुआ और फिर इराक पे आरोप लगाए गए बायोलॉजिकल वीपन का, और सद्दाम जो है लोकतंत्र के लिए खतरा है, इराक के लिए खतरा है, सद्दाम को सत्ता से बेदखल किया गया। परिणाम क्या हुआ? सद्दाम को सत्ता से बेदखल कर दिया गया, सद्दाम को फांसी दे दी गई। आज भी इराक अस्थिरता और गृह युद्ध की स्थिति में है, एक दूसरे से लड़ रहे हैं, कहीं कुर्द लड़ रहे हैं, किसी हिस्से पे आईएस का प्रभाव है। तो इसका मतलब है कि इराक में रिजीम चेंज की कोशिश, और शीत युद्ध के काल में 72 बार जो कोशिश की गई अमेरिका के द्वारा, लगभग सारे अभियान उसके असफल हो जाते हैं। फिर आप देखिए 2011 में लीबिया में गद्दाफी की सत्ता का अंत किया गया। परिणाम क्या है? अस्थिरता। उसके बाद अफगानिस्तान अभियान का इमीडिएट कारण बहुत महत्वपूर्ण था कि 9/11 के हमलों में जिस तरह से अमेरिका में एक कह सकते हैं कि अमेरिकन सॉइल पे सबसे बड़ा अटैक था वो, उस अटैक के बाद अमेरिका ने अफगानिस्तान में ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम के तहत एंट्री मारी।
तालिबान की सत्ता का अंत किया और 20 सालों से अधिक अमेरिका ने अफगानिस्तान में अपना प्रेजेंस रखा, अपनी सेना रखी, अपनी सरकार चलाई। लेकिन 20 सालों में अरबों डॉलर के खर्च के बाद भी अमेरिका को अंततः वापसी करना पड़ा और तालिबान का फिर से कब्जा हो गया। तो सवाल ये दुनिया के सामने है कि शीत युद्ध काल में और पोस्ट शीत युद्ध एरा में देख लीजिए कि अमेरिका का चाहे इराक हो, लीबिया हो, अफगानिस्तान हो, रिजीम चेंज, लोकतंत्र की स्थापना, अपने हितों की रक्षा के नाम पे जहां भी अमेरिका सैनिक कार्रवाई हो रही है, एंड रिजल्ट क्या है कि अमेरिका अपने हितों में, अपने उद्देश्यों में सफल नहीं होता। उस देश में सरकारें यदि बदल दी जाती है, राष्ट्रपति को पकड़ के आपने मार दिया, किसी राष्ट्रपति को आपने पकड़ के जेल में डाल दिया, लेकिन अंततः उस देश में अस्थिरता का एक लंबा दौर आ जाता है और जिसकी कीमत उस देश के सारे आम लोग चुकाते हैं। तो सवाल यह है दुनिया के समक्ष कि अमेरिका शीत युद्ध काल में भी नहीं रुका, और कहिए कि शीत युद्ध काल में उस समय यही काम यूएसएसआर भी कर रहा था, तो दोनों ब्लॉक कर रहे थे, इसलिए अमेरिका को पूरी तरह रोकने में कोई भी इंस्टीट्यूशन सफल नहीं रहा। दुनिया दो ध्रुवों में बटी थी और तीसरा जो नए नए स्वतंत्र देश थे जिनमें हम भी थे, हम नॉन अलाइंड मूवमेंट के साथ, न हम खुल के अमेरिका के साथ थे, मतलब कि हम सिर्फ अपनी रक्षा कर रहे थे। नॉन अलाइंड ये था कि हम दोनों में से किसी के साथ नहीं जाएंगे और अपने हितों की और अपने देश को दोनों के साथ बेहतर संबंध में रख के अधिकतम लाभ लेने की कोशिश, मतलब रोकने की स्थिति में नहीं, कोई भी इंस्टीट्यूशन, कोई भी देश नहीं रहा। अब सवाल यह है कि यदि यही स्थिति चलती रही तो दुनिया में जो छोटे देश हैं, जो कमजोर देश हैं, वहां कभी अमेरिका, कभी कोई और आने वाले समय में यदि चीन जिस तरह से शक्तिशाली हो रहा है, डे बाय डे चीन जो है शक्तिशाली हो रहा है, वैसे ईरान के पे जो अब ताजा अटैक है 2026 का, पहले कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेके मैंने एक अलग वीडियो में बताया है कि जून में इसी को लेके अटैक किया गया था अमेरिका और इजराइल के द्वारा, और अमेरिकन इसी राष्ट्रपति ने यह अनाउंस किया जून 2025 में कि हमने 90% से अधिक उसका यूरेनियम प्रोग्राम, उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम खत्म कर दिया। फिर अब अटैक का कोई स्पष्ट रीजन समझ में नहीं आया। इमिनेंट डेंजर क्या था, ऐसा कौन सा खतरा ईरान से उत्पन्न हो गया था, इस पे डिटेल हमने एक अलग वीडियो में बात किया। तो ईरान का अभियान हो या अन्य देशों का अभियान हो, किसी भी देश में अमेरिका की सरकार हर देश में चाहती है कि उस देश की सरकार अमेरिकन हितों के अनुसार काम करे। और जो जेफरी एपस्टीन के फाइल के बाद तो वो और भी मामला खराब हो गया है कि ये तो वो हैं जो मिलिट्री ऑप्शंस का हम देख रहे हैं कि दुनिया में कैसे कमजोर देशों में, छोटे देशों में भ्रष्टाचार का इस्तेमाल किया गया और वहाँ के टॉप लीडरशिप को कैसे करप्ट करके वहाँ बड़े बड़े ठेके दिए गए, कर्ज दिए गए, और उन कर्जों को जब वो देश चुका नहीं पाया तो अंततः IMF और वर्ल्ड बैंक के माध्यम से कैसे उस देश को आर्थिक गुलामी के रास्ते लाए गए। तो इसका मतलब है कि अमेरिका और अमेरिका के जो नाटो साथी हैं वो अमेरिका के समर्थन से पूरी दुनिया को कंट्रोल करना चाहते हैं, और सारी दुनिया में 200 के करीब देश वह अमेरिका और उसके कुछ मजबूत साथियों के हाथ की कठपुतली है। किसी भी देश की सरकार यदि अमेरिकन आर्थिक हितों के अनुरूप यदि निर्णय करे तो ठीक, और नहीं करे, जैसे आप देख लीजिए कि पनामा में क्या हुआ था कि जब पनामा की सरकार, पनामा का राष्ट्रपति अमेरिकन आर्थिक हितों के हिसाब से पनामा में नीतियां अपनाने के लिए तैयार नहीं हुए तो अंततः क्या किया गया, वो एक प्लेन क्रैश में मारे गए। तो कोई प्लेन क्रैश में मारा जाएगा, कहीं अमेरिका सैनिक अभियान चलाएगा, कहीं अमेरिका जेफरी एपस्टीन के माध्यम से चला जाएगा। तो दुनिया का सबसे बड़ा शैतान किसे माना जाए? आज सारी दुनिया में लोकतंत्र खतरे में है, सारी दुनिया में आम आदमी का जीवन खतरे में है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद मेरे पास कोई स्पष्ट आंकड़ा नहीं है, लेकिन वियतनाम युद्ध में ही मोर देन 25 लाख की कैजुअलिटी है, और उसके बाद की पूरी दुनिया में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद की यदि ले तो बड़ी संख्या में, एग्जैक्ट कोई फिगर नहीं है, कितने लाख लोग जो हैं अमेरिकन हितों के
अमेरिका के लोकतंत्र के अभियान के नाम पर भेंट चढ़ चुके हैं। आम आदमी सफर कर रहा है सारी दुनिया में। सारी दुनिया को अमेरिका के इस अप्रोच को रोकने के लिए, अब आप देखें हमारे देश को लेके कितनी हंसी की बात है कि अमेरिका ने यह कहा कि 1 महीना अब जो है रूस से आप तेल खरीद सकते हो, हम छूट दे रहे हैं। मतलब अमेरिका तय करेगा, पैसा मेरा, पैसा भारत का, बेचने वाला देश होता है मतलब, लेकिन हम खरीदेंगे या नहीं ये अमेरिका तय करेगा। $20 बिलियन से अधिक पैसा भारतीय कंपनीज ने रूस में लगाए हुए हैं। मतलब हमारे तेल ब्लॉक है रूस के अंदर, लेकिन उस तेल ब्लॉक से भी तेल हम निकालेंगे कि नहीं, अपने देश में लाएंगे कि नहीं, अमेरिका तय करेगा। तो सारी दुनिया में जिस तरह से अमेरिका ने सारी दुनिया पे एक तरह से कब्जा कर लिया है, सवाल है कि इससे मुक्ति कब कैसे मिलेगी दुनिया के देशों को। थैंक यू।